everyone, welcome back to my channel Mastering Education today. आज हम लोग MEG 14 के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आपको यहाँ पीपीटी में दिखेंगे ये पिछले 10 साल के पेपर के बेसिस पर हैं और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए मैंडेटरी आने ही चाहिए। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों का MEG 14 का एग्ज़ाम है। ठीक है, पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ये चीज़, तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ओके, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी और भी बहुत कुछ। हर लैंग्वेज की अपनी लिटरेचर होती है, यानी कि उनकी अपनी लैंग्वेज में स्टोरीज, पोएम्स, नॉवेल्स, प्ले ये सब होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब लोग सब लैंग्वेजेस नहीं समझ पाते ऑब्वियसली। तो यहाँ पे किसका रोल आ जाता है? ट्रांसलेशन का। ओके, ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक लैंग्वेज का टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि ज़्यादा लोग उसे पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आगे स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं स्लाइड नंबर 2 से, जिसका हेडिंग है ट्रांसलेशन एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहला हमें जो टर्म दे रखा है वो है कल्चरल ट्रांसफ़र। ट्रांसलेशन सिर्फ वर्ड्स को मूव नहीं करती बल्कि पूरी कल्चर को मूव करती है। ठीक है, कल्चरल ट्रांसफर का मतलब ही यही है कि जब हम ट्रांसलेट करके, सिर्फ एक इंसान कोई वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं कर रहा, जब आप पढ़ते हो चीज़ें तो आपको दूसरी भाषा का कल्चर भी समझ आता है ना? क्योंकि इसका मतलब है हम लोग ईडियम्स, सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशंस, बिलीव्स और लोगों का वे ऑफ थिंकिंग जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं तो कल्चर भी साथ ही जाता है। ओके, इसे हम कल्चरल ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूं, तो अगर हम हिंदी का वर्ड धर्म इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका एक एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड नहीं होता। तो ट्रांसलेटर को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप हिंदी में बोलते हो और वो वैसे के वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। तो ये सिर्फ इंडियन इंग्लिश में होता है। ओके, तो ये होता है जब ट्रांसलेशन से आपका कल्चरल ट्रांसफर हो। ओके, ट्रांसलेशन के चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? देखो, ट्रांसलेशन करना इजी नहीं होता। कुछ इंडियन कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि धर्म, रस एंड कास्ट सिस्टम, इनको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि इंग्लिश कल्चर में ये कॉन्सेप्ट सेम फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए ट्रांसलेटर को एक्सप्लेन करना पड़ता है, कंटेक्स्ट देना पड़ता है कि किस वे में ये यूज हो रहे हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं लॉस एंड एडाप्टेशन। देखो, हर ट्रांसलेशन में थोड़ा लॉस होता है और थोड़ा गेन होता है। लॉस किस चीज़ का हो रहा है? ओरिजिनल लैंग्वेज का फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज आप ओरिजिनल लैंग्वेज में जैसे बोल रहे हो चीज़ें वो अलग रहती हैं। यहीं पे मैं ये वाली वीडियो अगर तुम्हें कंप्लीट इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर पा रही हूँ वैसे नहीं हो पाएगा, है ना? लेकिन उससे गेन क्या होगा? नए रीडर्स मिल जाएंगे मुझे जिन्हें सिर्फ इंग्लिश समझ आती हो, और टेक्स्ट मेरा ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है। ओके, इसलिए ट्रांसलेशन एक ट्रेड ऑफ है। ये वर्ड याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या ट्रांसलेशन एक ट्रेड ऑफ है। तो तुम्हें यही चीज़ बतानी कि हमें कुछ चीज़ों का लॉस होता है और कुछ चीज़ें हम लोग गेन करते हैं। ओके, इस पे क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं जैसे यहाँ डिस्कशन प्रॉम्प्ट में दे रखे होंगे, ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसलेशन थ्योरी के की इश्यूज पे। अब हम ट्रांसलेशन थ्योरी की मेन जो है डिबेट्स पे बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आ जाती है फिडेलिटी वर्सेस फ्रीडम। बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है ये पेपर के हिसाब से, तो प्लीज इसे करके जाना अच्छे से। देखो, क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ट्रांसलेटर को ओरिजिनल टेक्स्ट को बिल्कुल क्लोज रहना चाहिए या फिर फ्रीली ट्रांसलेट करना चाहिए ताकि रीडर्स को इजीली समझ आए। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है जब मैं एक हिंदी का सेंटेंस ट्रांसलेट करूंगी इंग्लिश में
तो अगर मैं उसे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दूंगी तो उसका मीनिंग सेम नहीं आएगा। तो क्या मुझे वो मीनिंग ऐसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर मैं फ्रीली ट्रांसलेट करूं जिससे आपको मीनिंग समझ आए? ओके, तो ये आ जाता है फिडेलिटी वर्सेस फ्रीडम, जिसमें फिडेलिटी का मतलब होता है ओरिजिनल के बिल्कुल लॉयल रहना, यानी कि वर्ड टू वर्ड, और फ्रीडम होता है कि थोड़ा चेंज करके बेटर समझाना। ओके, फिर आता है लिटरल वर्सेस सेंस। देखो, लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब वही हो गया कि वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। प्रॉब्लम इसमें होती है कि मीनिंग कंफ्यूज हो सकता है। और सेंस ट्रांसलेशन का मतलब होता है मीनिंग को प्रायोरिटी देना। सिमिलर ऊपर फिडेलिटी वर्सेस फ्रीडम जैसा ही है, ठीक है। एग्जाम में ये चीज याद रखो कि सेंस ट्रांसलेशन जो है वो ज्यादा रीडेबल होती है, ज्यादा इजीली हम लोग समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसलेटर विजिबिलिटी। देखो, पहले माना जाता था ऐसा कि ट्रांसलेटर सिर्फ एक इनविजिबल मीडियम है, ठीक है, कोई जानता नहीं किसने क्या ट्रांसलेट करी है, कोई मूवी में ट्रांसलेटर यूज हुआ है तो कोई जानता नहीं था। लेकिन अब के टाइम पे माना जाता है कि ट्रांसलेटर भी एक क्रिएटिव पर्सन है जो मीनिंग को शेप करता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। इसलिए ट्रांसलेटर को विजिबल एजेंट माना जाता है। प्लीज ये जो कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं थोड़ा सा पुश दे रही हूँ बोलते हुए, उनको याद रखना। विजिबल एजेंट क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। ओके, क्वेश्चन आज तक यही आए हैं। व्हाट आर द मेजर डिबेट्स इन ट्रांसलेशन स्टडीज, हाउ डज द ट्रांसलेटर्स रोल शेप लिटरेरी ट्रांसलेशन, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज लैंग्वेज, पावर एंड पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब आते हैं ट्रांसलेशन के पावर और पॉलिटिक्स पे। सबसे पहला आ जाता है कॉलोनियल ट्रांसलेशन। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंग्लिश को सुपीरियर लैंग्वेज माना गया। इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके कंट्रोल किया गया था, ठीक है, वो अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते थे इंडियन टेक्स्ट को भी। तो ट्रांसलेशन को एक टूल ऑफ पावर बना लिया गया था कॉलोनियल टाइम पे। ओके, फिर आई पावर हायरार्कीज। इंग्लिश जैसे डोमिनेंट लैंग्वेजेस ज्यादा प्रेस्टीज रखती थी, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको आती थी तो आप एक एलीट क्लास के माने जाते हो, और ज्यादा रीडर्स तक भी ये पहुंचती थी। आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो किसी बंदे को इंग्लिश आती है तो हम बड़ी जल्दी एसोसिएट कर देते हैं कि वो पढ़ा लिखा है। तो हम इस चीज को, इंग्लिश को, एक पावर हायरार्की मानते हैं। ओके, तो रीजनल लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है अपने आप। मार्जिनल वॉइस की अगर हम बात करें तो अच्छी बात यह है कि इसकी ट्रांसलेशन की अच्छी बात क्या है, पावर क्या है ट्रांसलेशन की, कि ये ट्रांसलेशन के थ्रू दलित राइटर्स, वुमेन राइटर्स, रीजनल राइटर्स को नेशनल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन ट्रांसलेशन का पॉलिटिक्स हमसे ये पूछता है कि कौन ट्रांसलेट कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, और किस इंटेंशन से कर रहा है। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, यहाँ पे आप देख लेना कि हाउ डज ट्रांसलेशन इंटरसेक्ट विद पावर, या फिर व्हाट आर द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेटिंग इंडियन लिटरेचर इनटू इंग्लिश। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में भी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज रीजनल लिटरेचर्स इन ट्रांसलेशन। अब हम डिफरेंट रीजनल लिटरेचर्स देखेंगे कैसे कैसे वो ट्रांसलेट होते हैं, किन किन ने करे हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदी लिटरेचर की बात करें तो इसमें कुछ बहुत ही नामी लोग हैं। प्रेमचंद, निर्ला जैसे राइटर्स इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू पॉपुलर हुए हैं बहुत ज़्यादा। फिर आते हैं बंगाली लिटरेचर, तो इसमें टैगोर, बैंकिम, महाश्वेता देवी, ग्लोबल लेवल पर पढ़े जाते हैं ये सारे राइटर्स। फिर आते हैं तमिल और मलयालम, इसमें संगम पोइट्री, मॉडर्न राइटर जैसे कि वैकॉम, मुहम्मद बशीर, ये ट्रांसलेशन से बॉर्डर क्रॉस कर पाए हैं, बहुत लोगों तक पहुंच पाए हैं। और मराठी वॉइसेस में वीएस खंडेकर और मॉडर्न राइटर्स नेशनल लेवल तक गए हैं। तो आपको ये जो नाम है कुछ यहाँ पे ये पता होने चाहिए, बिकॉज पेपर में या तो आप नाम लिख कर आओगे तो थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता है एग्जामिनर पे, तो इसलिए आपको आने चाहिए। ओके, देखो, ट्रांसलेशन रीजनल लिटरेचर को एक नेशनल कैनन का पार्ट बनाती है। ओके, कैनन हम ऑलरेडी इंग्लिश अगर आप कर रहे हो मास्टर्स इन इंग्लिश तो आपको पता होगा कैनन का मतलब क्या होता है। पर एक और चीज है, ट्रांसलेशन से ये भी क्वेश्चन उठता है कि कौन सी वॉइस सिलेक्शन होती है, कि कैसे आप टोन यूज कर रहे हो। ओके, क्वेश्चंस इसके ऐसे आते हैं, ये देख लेना यहाँ पे जरूर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दलित राइटिंग इन ट्रांसलेशन, कि दलित राइटिंग का कैसे यूज हुआ है ट्रांसलेशन के थ्रू। देखो, दलित का अगर हम लिटरेचर का इमर्जेंस देखें तो 1960s के बाद हुआ था। मेनली कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट इन लोगों ने सबसे ज्यादा लिटरेचर लिखा है।
दलित राइटिंग किस किस बारे में बात करती है? ये बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, रेजिस्टेंस, इनके खिलाफ ये लोग ओपनली एक्सप्रेस करते हैं लिटरेचर में। इन्होंने ट्रांसलेशन को एज अ रेजिस्टेंस कैसे यूज करा? देखो, जब दलित टेक्स्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट होते थे तो डोमिनेंट हायरार्की चैलेंज होती थी, बिकॉज ऑब्वियसली आप डोमिनेंट क्लास, उनको इंग्लिश आती है, उनके खिलाफ उनकी ही लैंग्वेज में उन्हें आंसर दे रहे हो, तो एक वो चीज आ गई। और ये ग्लोबल ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा पाए, तो दैट इज द मेन रीजन। ओके, नेक्स्ट है वॉइस एंड ऑथेंटिसिटी। सबसे बड़ा चैलेंज था ओरिजिनल पेन और रॉनेस को प्रिजर्व करना, कि जो लोग वो फील करते थे उसको ट्रांसलेट करते हुए भी प्रिजर्व करना। तो ट्रांसलेटर को कास्ट पॉलिटिक्स समझनी पड़ती है और लैंग्वेज के टोन को चेंज नहीं करना चाहिए, ताकि वो जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरों तक पहुंच सके। ओके, क्वेश्चन इसके यहाँ पे दे रखे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दलित लिटरेचर इन ट्रांसलेशन? व्हाट चैलेंजेस अराइज इन ट्रांसलेटिंग दलित एक्सपीरियंसेस? यहाँ से आपको चैलेंजेस का आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं वुमेन्स राइटिंग इन ट्रांसलेशन। अभी हमने दलित का पढ़ा, अब हम वुमेन्स करेंगे। तो वुमेन्स राइटिंग में बेसिकली इन लोगों ने बात करी है, देखो, डोमेस्टिक लाइफ की, सेक्सुअलिटी, पैट्रियार्की, वायलेंस, ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे विमेन इसमें बात करी है विमेन लिटरेचर में। देखो, फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन की थ्योरी हमें क्या कहती है, ठीक है? विमेन की वॉइस को रिस्पेक्ट के साथ ट्रांसलेट करो, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर एक मेल ट्रांसलेटर होगा तो वो ऑफेंड हो सकता है, तो इसलिए आपको रिस्पेक्टफुल यूनिट ट्रांसलेट करना होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है? देखो, इंडियन लैंग्वेजेस में जेंडर बहुत ज्यादा है, प्रोनाउंस, हॉनरिफिक्स, ये इंग्लिश से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है? जो हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस आ जाता है, तो वो चीज को ध्यान में रख के करो। ट्रांसलेशन वुमेन राइटर्स को क्या क्या देता है? एक तो विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है उन्हें, और लिटरेरी लैंडस्केप चेंज करती है उनका। ओके, तुम्हें ऑथर्स के नाम याद रखने हैं जो विमेन लिटरेचर से बहुत फेमस हुए हैं। इस्मत, महाश्वेता देवी, अंबाई, ये सारे हैं जो बहुत इन्होंने प्रोमिनेंस गेन करा है थ्रू ट्रांसलेशन, पता होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जॉनर एंड ट्रांसलेशन पे। अलग अलग जॉनर कैसे ट्रांसलेट होता है? सबसे पहला आ जाता है फिक्शन। नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज ट्रांसलेट करना रिलेटिवली इजी होता है, पर डायलेक्ट और लोकल लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है इसमें। पोइट्री की अगर बात करें तो पोइट्री सबसे डिफिकल्ट है ट्रांसलेट करनी, क्योंकि राइम, मीटर, साउंड, ये सारे इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाते। ऑब्वियसली अगर आप एक हिंदी की पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आपका वो रिदम नहीं बन पाता जो हिंदी में होगा, तो वही चीज। ड्रामा, ड्रामा देखो, डायलॉग बोलने लायक होना चाहिए, वो देखना होता है हमें ट्रांसलेट करते हुए, और स्टेज के लिए सूटेबल होना चाहिए कि आप एक ऑडियंस तक पहुंचा पा रहे हो अपनी बात। बाकी ओरल ट्रेडिशंस में आते हैं फोक स्टोरीज और एपिक्स। रिटर्न फॉर्म में लाना ऑथेंटिसिटी का इशू रेज करता है काफी ज्यादा इसमें। ओके, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज इन ट्रांसलेटिंग पोएट्री, और हाउ आर ओरल एंड फोक नैरेटिव्स ट्रांसलेटेड इनटू रिटन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स इन ट्रांसलेशन, यानी कि आज के कंसर्न्स, मॉडर्न टाइम की क्या कंसर्न्स है ट्रांसलेशन में। सबसे पहला आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसलेशन इंडियन लिटरेचर को वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट बनाती है एक तो, विच इज नॉट अ कंसर्न, इट इज गुड थिंग। नेक्स्ट, मार्केट फोर्सेस। पब्लिशर्स वगैरह जो होते हैं मार्केट में, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेक्स्ट, ट्रांसलेटेड जो टेक्स्ट है वो सेल होगा और कौन सा ट्रांसलेट होगा। अगर हम रीडरशिप की बात करें तो ट्रांसलेशंस इंडियन रीडर्स, डायस्पोरा, फॉरेन रीडर्स, सबके लिए होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। डिजिटल एज ने रीच इसकी बढ़ा दी है ट्रांसलेशन की वजह से। ट्रांसलेशन का टेक्स्ट जो है अब डिजिटली ज़्यादा पास ऑन होता है, पर रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रेज होता है इसमें। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस? व्हाट रोल डज ट्रांसलेशन प्ले इन कनेक्टिंग इंडियन लिटरेचर टू ग्लोबल रीडरशिप? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट स्लाइड पे, दैट इज इवैल्यूएशन एंड रेलेवेंस, कि इसका कैसे हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रांसलेशन में हो रहा है, किसे इवैल्यूएट कैसे करें, और इसका आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें ट्रांसलेशन का, तो इसने एक्सेस करा है, डेमोक्रेटाइज हुआ है। इंडियन लिटरेचर वर्ल्ड स्टेज पर चली गई अब, बिकॉज ट्रांसलेट हुआ टेक्स्ट लोग ग्लोबली पहुंच पा रहा है। इसकी लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं? लिंग्विस्टिक टेक्सचर लॉस्ट होता है थोड़ा, क्योंकि आप जैसा हिंदी में बोल रहे हो वैसा इंग्लिश में नहीं बोला जाता कभी कभी ट्रांसलेट होते हुए। और इंग्लिश डोमिनेंस और ज़्यादा हम पावर दे रहे हैं इंग्लिश को, बिकॉज हम अपना टेक्स्ट रॉ नहीं पहुंचा पा रहे, हमें ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। ओके,
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसमें कोलैबोरेटिव ट्रांसलेशन आ गया है और ट्रांसलेटर विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर हम ट्रांसलेशन को एक आज के टाइम में अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो हम कहेंगे ट्रांसलेशन एक लिविंग इवॉल्विंग प्रोसेस है। इंडिया की मल्टीलिंगुअल हेरिटेज को समझने के लिए ये बहुत इसेंशियल भी है। तो ट्रांसलेशन ऐसी चीज़ नहीं है जो फ्यूचर में जाके ख़त्म होगी, इट विल स्टे विद अस। ठीक है, अगर एग्जाम में अब तुम्हें इनमें से कोई भी टॉपिक आ जाए तो तुम इजीली आंसर बना सकते हो, बिकॉज मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ समझा दिए हैं। अगर तुम्हें इस पीपीटी का पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं तुम्हें इसका लिंक भेज दूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर डिस्कस करूंगी। ओके।